वेलकम बैक। सेठी साहब, बात कर ली आपने जी, गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। जरदारी साहब की स्पीच जो है बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए थी, उसके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए था। अब ये सब्सटेंस डालने के लिए जरदारी साहब की जो किचन कैबिनेट है, जो लोग साथ होते हैं जरदारी साहब के, वो कोई जरदारी साहब को मशवरा नहीं देते कि जी ये आप नेशन को एड्रेस करने जा रहे हैं, इतना सेंसिटिव वक्त है, तो आप लोगों को ये भी बताएं, लोगों को सिक्योरिटी के बारे में बताएं, लोगों को ये बताएं कि जी आप हौसला रखें, हम आपके साथ हैं, या आपकी सिक्योरिटी के ये इंतजाम किए जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस स्पीच के अंदर। जी हाँ, मेरा ख्याल है, मुझे पता तो नहीं है मगर मैं गैस कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि जब ये खबर आई होगी उन्हें कि मुफ्ती साहब के ऊपर जो अटैक हुई है और ये हो गया है, तो जाहिर है उस पहले तो यही होता ना जी, आपको पैगाम भेज दें कि जी अल्लाह रहम करे, ये है वो है। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया होगा कि जी ये अच्छा मौका है, आप कुछ स्पीच कर दें। वो नवाज शरीफ साहब तो उनके घर पहुंच गए, फलाना ये कर रहा है, ये बयान आ रहे हैं, आपका एक बयान जो है वो तो गुम जाएगा, आप कुछ इसी को इस्तेमाल करके, तो ये अच्छा मौका है, लोग नाराज हैं तालिबान के खिलाफ, इसको एक्सप्लॉइट करें आप, इसी किस्म की एडवाइस आई होगी, पॉलिटिकल मेनली पॉलिटिकल। हाँ, तो वो फिर उन्होंने कहा होगा चले कुछ लिख दें जल्दी से, तो फिर इस तरीके से ये बात बनी होगी। और उसमें जब वो लिखने गए होंगे तो वो कुछ लिख दिया होगा, फिर वहां बहस हुई होगी। बहस किसने की होगी? वो 3-4 लोग हैं जो प्रेसिडेंसी में इनके साथ हैं। कौन लोग हैं? नहीं, वो इनके कोई प्रेस एडवाइजर हैं, कोई उनके वो करीबी वो सिविल सर्वेंट्स हैं एक दो, अब नाम क्या लेने की जरूरत, मगर ये है कि जाहिर है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप कैबिनेट मीटिंग जानना चाहते हैं, ले लिया करें नाम, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, वो सारे दोस्त हैं हमारे, अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने कहा होगा चलें जी को बनाए, मगर वो 3 लोगों ने मुख्तलिफ 3 चीजें बना दी होंगी। इसी तरीके से हुकूमत होती है ना, वो उन्होंने कहा होगा मुनीब एक आप जल्दी से स्पीच लिख दें, एक मुझे कहा होगा सेठी साहब आप जल्दी से लिख दें। सेठी साहब आपको कहा जाता है तो आप अच्छी लिख देते हैं, बेहतर लिख देते हैं, कम से कम उसके अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं। मेरा मतलब ये है कि वो 3 लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, फिर वो इकट्ठे किया होगा, फिर लड़ाई झगड़े हुए होंगे कि ये करे ये ना करे, इस तरीके से ये चीज होती है। इसमें आप 5 घंटे गुजार देते हैं, हो जाता है ऐसे। ये ब्यूरोक्रेसीज ऐसे ही काम करती हैं। आपको कहा जाए कि एक स्पीच लिखें 15 मिनट की, आप पहले तो पौने घंटे की लिख देंगे, फिर उसमें 6 पॉइंट्स लिख देंगे जो आप समझते हैं कि अहम है, मैं कुछ और लिख दूंगा। जरदारी साहब जब बैठेंगे वो कहेंगे अरे नहीं यार ये क्या कहना है, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना, तो ये 4-5 घंटे लग जाते हैं। साहब वो फिर मैं कोई क्रिटिकल नहीं हो रहा जरदारी साहब पे, लेकिन जब आप एक प्रेसिडेंट, एक मुल्क को लीड करें, कमांड करें, आप प्रेसिडेंट हैं मुल्क के, तो इतनी आपके अंदर तो ऑथोरिटी के स्किल्स होने चाहिए कि आप जाएं, बोलें, 4 पॉइंट्स ले जाएं और लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें। देखिए, मुझे याद है कि ये कॉन्फिडेंस तो मैंने सिर्फ जनरल मुशर्रफ में देखा था। उन्होंने बहुत कभी भी स्पीच लिख के नहीं पढ़ी थी, इवन हिज रेजिग्नेशन स्पीच, वो पॉइंट्स लिख लेते थे अपने आगे और देख के और फिर बोलते थे, फिर देख के फिर बोलते थे। बहुत, मुझे तो याद ही नहीं है, इतना उनमें कॉन्फिडेंस था और कमांड था सब्जेक्ट पे। जनरल मुशर्रफ की स्ट्रांग पॉइंट ये था कि उनको आप ब्रीफ देते थे ना तो ब्रीफ ले लेते थे। हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनको पब्लिक स्पीचेस ये करना तो आता है, मगर वो पॉइंट वाइज लॉजिकली रैशनली बात करना वो वहां कमजोर, कोहेरेंस नहीं होती, तो वहां कमजोर है। मगर अब देखिए, अब नवाज शरीफ साहब की तरफ आप देखें, हम जरा थोड़ा लाइट वेट पे बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब पहले तो बिल्कुल ही बोलते नहीं थे, मगर अब आप देखिए, अब वो अच्छी खासी स्पीच दे लेते हैं और अच्छी खासी इंटरव्यूज भी देते हैं, और उन्होंने उनके कमांड ले लिया उन्होंने। जरदारी साहब थोड़े से अभी भी इसमें कमजोर हैं, और मगर वक्त लगेगा, जैसे वो ज़्यादा स्पीचेस करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। जरदारी साहब की बात हो रही है यहाँ पर, तो अभी भी लोग कहते हैं कि जो डिसीजंस जो हैं हमारे मुल्क के अंदर वो GHQ में लिए जाते हैं और डिसीजंस गवर्नमेंट के नहीं होते 100%। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये डिसीजंस बहुत से GHQ में लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, स्पेशली वो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ जिनका ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 दे देता हूँ। तालिबान की जब हुकूमत रिकग्नाइज की पाकिस्तान की हुकूमत ने 1997 मेरा ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कजाकिस्तान में थे, आर्मी चीफ जी अपने घर में बैठे हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब साहब थे। मुझे ये बताया गया ऑन अथॉरिटी कि ISI ने आके गौहर अयूब साहब को कहा कि जल्दी से रिकग्नाइज करें, टाइम नहीं है, उन्होंने काबुल ले लिया और इस वक्त है इसको रिकग्नाइज करने का, और सऊदी अरेबिया को और UAE को हम कहते हैं कर दें। इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने रिकग्निशन करके नवाज शरीफ साहब को फोन किया और कहा हमने रिकग्नाइज कर ली। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट ISI का रोल था और रहता है नेशनल सिक्योरिटी और रहेगा। इसीलिए जब ये कोशिश की गई, मेरा ख्याल है रहमान मलिक साहब ने या जरदारी साहब ने, कि ISI की कोई ना कोई कमांड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले लिया जाए, तो रेजिस्टेंस आपने देखा कितनी हुई। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा मीडिया भी जो है वो आप देखें, हमारे मीडिया ने उस वक्त कहा कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ISI को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हालांकि यही मीडिया था जो कि कहता था कि ISI ने इलेक्शन में रिगिंग की है, फलानी इलेक्शन में ये किया, ISI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस अभी तक पड़ा हुआ है और पता नहीं कितने चीफ जस्टिस आ गए हैं और ISI का केस जो है
जो 1990 में मेहरान बैंक स्कैंडल था, वो अभी तक हाथ नहीं लगाया, और आजकल के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, बहुत से नेशनल सिक्योरिटी के जो फैसले हैं वो हमारी फौज के ही लोग लेते हैं, फिर सिविलियंस देखते हैं कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कभी कभी क्लैश भी हो जाता है, जैसे कारगिल में हुआ था। जर्नैलों और जजों का एहतसाब तो हमारे मुल्क में कभी नहीं हुआ ना, ठीक है, मेरे हाल में होगा भी नहीं इन द इयर्स टू कम। नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने किसी एक जर्नैल का एहतसाब कर दिया तो फिर फौज ये समझती है रुकेगी नहीं बात। अभी एक बैलेंस है, सिविल मिलिट्री बैलेंस, जिसमें सिविलियंस के लिए कुछ फौज ने इलाके छोड़ दिए कि आप ये कर लिया करें, मगर ये चीजें नहीं हम करने देंगे। एटॉमिक प्रोग्राम जो है वो फौज के हाथ में है, इंडिया पॉलिसी फौज के हाथ में। आई वांट अ क्विक कमेंट इंडिया की आपने बात की कि अब प्रेसिडेंट साहब मिलेंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, रशिया के अंदर मनमोहन साहब को। आप क्या समझते हैं कि जो प्री कंडीशंस थी पहले इंडिया की, वो कहते थे दहशतगर्दी के अंदर उसको ख़त्म करें, जो तहकीकात हो रही हैं 26/11 की उनमें कोऑपरेट करें, तब आगे पीस प्रोसेस आगे बढ़ सकता है इंडिया के साथ। आप क्या समझते हैं कि वो सॉफन कर रहे हैं अपना स्टांस ऑफ इंडिया? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इंडिया ने बड़ी हार्ड लाइन ली हुई थी कि जी आप पहले ये करें ये करें ये करें, और मुंबई के बाद हार्ड लाइन ले ली थी उन्होंने। अब वो हाफिज सईद साहब के ऊपर उन्होंने हार्ड लाइन ली कि क्यों इन्होंने आपने इनको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो तो ये समझते हैं ना कि लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये लोग सब मुलव्वस हैं उसमें मुंबई में। मगर इंडिया ने अब सॉफ्ट लाइन क्यों ली है? दो बात। पहली तो ये कि इलेक्शन हो गए हैं, अब वो इशू नहीं रहा। उस वक्त बीजेपी इशू बनाने की कोशिश कर रही थी, विलियम बर्न्स भी गए हुए। दूसरा ये कि अमेरिकनों ने अब प्रेशर डाला है। देखिए, ये हम इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर होता है, हमारे ऊपर नहीं होता, और ये ऐसी बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, अब उन्होंने न्यूक्लियर डील की है, इंडिया अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ऐसे बन गई है, इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका ने जाके इंडिया को कहा, देखें ये कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक सिविल मिलिट्री बैलेंस पाकिस्तान में ठीक नहीं होगा। सिविल मिलिट्री बैलेंस ठीक नहीं होगा तो ये लश्कर फौज रखेगी, क्योंकि बैलेंस, मिलिट्री बैलेंस को भी रखना है और पॉलिटिकल बैलेंस को भी रखना है। तो इसलिए आप इसकी तरफ पेशकदमी करें। और जनरल मुशर्रफ ने कश्मीर के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके बहुत आगे ले गए थे रेजोल्यूशन, और वो सिर्फ फौज ही कर सकती थी। अगर नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 1999 में कोशिश की और मुशर्रफ ने डिरेल कर दिया उनको, याद होगा आपको, 89 में बेनजीर ने कोशिश की अमन करने की भी इंडिया के साथ, और जनरल हमीद गुल और जनरल बेग ने डिरेल कर दिया। साहब, लेकिन जो मुशर्रफ साहब ने किया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कोई कमेंट के जो उन्होंने किया वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते रहे। कुरसूरी साहब उसको बड़ा कहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात हुई, लेकिन जहां 26/11 होता है उन्होंने दे हमारे ऊपर इल्जाम लगाया इन द सेकंड मोमेंट, वो कहां गया जी? फिर यही ना, 26/11 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स थी कि इस किस्म की चीजें नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हमने तो नहीं कराया, हमने तो नहीं कराया, हम तो यही कहते हैं, मगर जो लोग जिन्होंने किया वो हमारे ही लोग थे, इसमें तो कोई डिनायल नहीं। स्टेट इन्वॉल्व नहीं थी, स्टेट इन्वॉल्व नहीं थे, तो या स्टेट के कुछ रिटायर्ड एक्टर्स इन्वॉल्व थे, ठीक। तो अब वो ये कहते हैं कि आप हार्ड लाइन ले। अब मुलाकात होगी प्रेसिडेंट जरदारी की डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रशिया में, ठीक है जी, मॉस्को में होगी, और वहाँ साइडलाइंस के ऊपर ये ज़रूर बातचीत चलेगी। अभी हाल ही में मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को इंटरव्यू किया था, वो भी साथ जा रहे हैं, और उधर से इंडिया के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी जा रहे हैं। तो ज़रूर बातचीत होगी, और मेरा ये ख्याल है कि ये बातचीत फिर शुरू होगी, और ये अमन का जो डायलॉग रुका हुआ है इंडिया पाकिस्तान इनको शुरू करेगा। और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि कश्मीर की सेटलमेंट भी हो जो कि कश्मीरियों को कबूल हो। अगर कश्मीरियों को कबूल है तो फिर हमें भी कबूल है। तो इस तरीके से लेट्स सी कि हमें एक कबूल है। शेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स आई हैं चेंजिंग तरीके तालिबान पाकिस्तान के, उसके बारे में आपने नजम शेठी साहब का तज्जिया सुना। जो प्रेसिडेंट साहब की स्पीच थी उसके अंदर कितना सब्सटेंस था, कितना सब्सटेंस होना चाहिए था, उसके बारे में आपने नजम शेठी साहब का कॉमेंट सुना। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।